अपने बेडरूम में ही बैठे हो और वहाँ से निकले बिना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो हैकिंग से। अनोनिमस पॉलिटिकल हैकिंग भी करता था उस वक्त, और डिफ़ॉल्ट इनसे जुड़ने के बाद ना हैकिंग के बारे में सब कुछ सीखने को तैयार था, जानना चाहता था। वो बस चैलेंज के लिए, ये देखने के लिए क्या वो ये काम कर सकता है या फिर नहीं, रैंडम वेबसाइट हैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अनोनिमस ग्रुप की चैट्स में कुछ बिताने के बाद उसको लगता है कि यार वो ग्रुप ना अजीब सा क्रिंज होने लगा है। उसको लगता है कि वो जगह फेड्स यानी FBI वालों से भरी पड़ी है, वहाँ पे फेड्स के लोग भी हैं, बिकॉज हैकर्स के ग्रुप में पुलिस ऑफिशियल्स भी होते हैं जो उन पर नज़र रखते हैं, सीक्रेट सर्विसेज के लोग भी होते हैं वहाँ ग्रुप में। वहाँ से लोग अरेस्ट हो रहे थे और ये समझना मुश्किल हो जाता था कि भाई कौन सा बंदा असली है, किस पे भरोसा किया जाए, कहीं फेड्स के लोग तो यहाँ पे नहीं है। तो अनोनिमस इतना बड़ा हो गया था और लोगों को वेट करना और पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया था उसके लिए। आपस में बहुत सारी लड़ाई होती थी वहाँ ग्रुप्स में, टॉक्सिंग पर्सन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लीक होती रहती थी, अपनी भी हैकर्स की भी। तो डिफ़ॉल्ट एक अलग हैकर ग्रुप से जुड़ जाता है उसके बाद। उसमें से एक था एनोनसेक करके। ये ग्रुप खुद को एंटी अनोनिमस कहता था कि अनोनिमस ग्रुप का दुश्मन है, उससे और अलग काम करता था। लेकिन अनोनिमस की तरह ही एनोनसेक भी हैकिंग ऑपरेशंस करता था। एनोनसेक काफ़ी एडवांस ग्रुप था, डिफ़ॉल्ट हैकिंग में और बेहतर होता जा रहा था, सब चीज़ चल रही थी, वो सीख भी रहा था। इस ग्रुप के पास एक बॉटनेट का कंट्रोल था एनोनसेक के। एक बॉटनेट आसान भाषा में होता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क, उसको कहते हैं, जिसको हैकर्स कंट्रोल करते हैं। आपके पास हज़ारों कंप्यूटर्स हैं और आप उन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो इंटरनेट पर और मालवेयर फैलाने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर्स को, ताकि बॉटनेट और बड़ा हो जाए। या फिर उससे आप किसी सर्वर पर अटैक करते हो, डीडोस अटैक करते हो, उसको ओवरलोड कर सकते हो। हज़ारों लाखों रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे, एक सर्वर पे अचानक से आप भेज देते हो तो वो डाउन हो जाता है। इस तरीके से सब चीज़ चलती है। डिफ़ॉल्ट एनोनसेक के बॉटनेट में इधर उधर झांकता रहता था और उसे ये जानने की ख्वाहिश हुई कि इन्होंने असल में किन कंप्यूटर्स को अपने कंट्रोल में ले रखा है। फिर उसे पता चलता है कि उनमें से एक कैनेडियन मेडिकल स्कूल जो वहाँ की विंडसर यूनिवर्सिटी है उसका सर्वर है। सो अचानक से डिफ़ॉल्ट को यूनिवर्सिटी के फाइनेंसिस का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। वो सर्वर में घुस जाता है, चेक कर लेता है और वहाँ पर उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स थे, वो जिन्हें स्कूल के पैसे देने थे उनके रिकॉर्ड्स थे। टोटल मिला के अराउंड $9.4 मिलियन, आज के हिसाब से अराउंड 82 करोड़ रुपए। और इस लिस्ट के नीचे एक बहुत ही टेम्पटिंग चीज़ लिखी हुई थी, डिलीट ऑल करके, और वो उस बटन को दबा देता है। इतने लोगों को पैसे देने थे, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी को पैसे देने थे और वो उसको डिलीट कर देता है। किसी स्टूडेंट को लाख रुपए देने थे, किसी को 10 लाख रुपए देने थे, सब कुछ क्लीन कर देता है। 1 सेकंड में उनकी स्लेट वाइप आउट। अब किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी को कोई पैसा नहीं देना। डिफ़ॉल्ट ने PHP शेल में जाके सब कुछ डिलीट कर दिया और उसकी नज़र में ये एक सही काम था। उसको लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक क्राइम जिसे करके सही काम करने जैसी फीलिंग आए। अचानक से मतलब ये एक नशा होता है, एक ना रश मिलता है आपको, तो वो कुछ उसको मिलने लगा। अब वो ऐसे कई अटैक करता था, जिसमें एक बार उसने 2014 में डेनमार्क में एनिमल्स के अगेंस्ट एक लॉ था। सालों से वहाँ एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो है ना, वो इस पर ध्यान खींचने की कोशिश करते थे। एनिमल्स के अगेंस्ट लॉ था डेनमार्क में, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है उस लॉ को ख़त्म नहीं कर रही थी। तो उसने और एनोनसेक के दूसरे हैकर्स ने इस लॉ को कैसे ख़त्म किया जाए उसका एक प्लान बनाया। उन्होंने डेनमार्क की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स थी उनको डाउन करा दिया, हैक कर ली वहाँ पे सारी वेबसाइट और उनको ना डीफेस कर दिया। यानी उसके होम पेज पर अपना मैसेज लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार ने एनिमल्स के अगेंस्ट किस तरीके का लॉ बनाया हुआ है, आपके यहाँ पे कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता है। उसने उन सभी वेबसाइट्स पर डीडोस अटैक किए, उन्हें बंद करवा दिया और जानवरों के साथ वहाँ जो होता था उसके सबूत जो सारे प्रूफ्स ट्विटर वगैरह पे डाल दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए। ये इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैल गई और डेनमार्क को बड़ा क्रिटिसिज्म उस वक्त झेलना पड़ा। इसमें इन्होंने ऑनलाइन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए और आखिरकार ये केस पार्लियामेंट तक पहुंच गया डेनमार्क में। अप्रैल 2015 में डेनमार्क ने लास्ट में उस लॉ को कैंसिल किया, वापस ले लिया। अब धीरे धीरे डिफ़ॉल्ट ना एक हैकर के रोल में लेवल अप करता जा रहा था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और 2008-2009 बिटकॉइन का भी टाइम था, जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन दुनिया को दिया, वो टाइम था। तो डिफ़ॉल्ट ना क्रिप्टो का अर्ली अडॉप्टर भी था। उसने एक अच्छे खासे बिटकॉइन जमा किए हुए थे अपने वॉलेट में। 1000 बिटकॉइन आते हैं कि 1000 बिटकॉइन से ज़्यादा उसके पास थे, आज जिनकी कीमत लगभग 10 अरब रुपए है। उसने सारे बिटकॉइन अपने कमरे में एक हार्ड ड्राइव में लॉक करके रखे हुए थे।
वो ये भी जानता था कि हैकिंग की इस दुनिया में ना कोई किसी का दोस्त नहीं होता, यहाँ पे सब दुश्मन होते हैं और वो हर पल नए दुश्मन बना रहा है क्योंकि वो अटैक कर रहा है। इसीलिए वो थोड़ा पैनरॉइड भी था और थोड़ा जुनूनी हो गया था और अपनी ऑपरेशनल सिक्योरिटी को लेकर ना वो परेशान था। वो कभी अपने घर के वाईफाई से लॉगिन नहीं करता था। वो एक सैटेलाइट डिश का इस्तेमाल करके कई किलोमीटर दूर एक डेयरी थी वहाँ के फ्री वाईफाई से लॉगिन करता था। मतलब इतना आगे चला गया था। हमेशा टो ब्राउज़र यूज़ करता था, उससे कनेक्टेड रहता था, डार्क वेब पे रहा करता था। हर बार जब भी वो अपने डिवाइसेस को बंद करता था वो श्योर करता था कि वो एनक्रिप्टेड है, डिवाइस एनक्रिप्टेड रहे, और उसे वापस ऑन करने पर डिक्रिप्ट होने के लिए 30 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता था। उसे पता था कि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ खोने के लिए ही उसके पास वो बड़ा बनता जा रहा था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2013 में ना एडवर्ड स्नोडेन के बारे में आप जानते होंगे। स्नोडेन ने सबको हिला के रख दिया था यूएस में। स्नोडेन खुद एक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इंटेलिजेंस के बंदे थे।